हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेस कोचिंग क्लासेस में ही। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और सीटेट एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, बहुत ही कम समय बचा है सीटेट एग्जाम की तैयारी के लिए, क्योंकि इसी महीने में आपका 21 जनवरी को आपका सीटेट एग्जाम का पेपर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपको मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है। इस तरह की प्रैक्टिस आप करिए दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीटेट एग्जाम में मार्क्स ला सकें। तो उसके लिए आज की क्लास में हम आपको हिंदी का एक मॉक टेस्ट कराएंगे दोस्तों, और इस मॉक टेस्ट में हम देखेंगे कि हिंदी के 30 प्रश्नों में आप कितनी सही कर पा रहे हैं। अगर दोस्तों आप 20 क्वेश्चन या 25 प्लस क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा दोस्तों कि आपकी जो पेपर होगा 21 जनवरी का, उसमें भी आपका 25 प्लस ही मार्क्स हिंदी में आने की पूरी तरीके से प्रोबेबिलिटी होगी। तो दोस्तों इस मॉक टेस्ट को आप दीजिए और देखिए कि हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हो रहे हैं। यदि दोस्तों विमलेस कोचिंग क्लासेस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मॉक टेस्ट देने से पहले दोस्तों हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है। हमारे साथ आप दोस्तों इन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे और ऑप्शंस को भी पढ़ेंगे, लेकिन हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास करेंगे और साथ में आप एक पेन और एक दोस्तों कॉपी रखिए। अगर आपका जैसे पहला क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप पहले को क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन गलत हो रहा है, दूसरे को आप क्रॉस कर लेंगे। ऐसे ही दोस्तों हम आपको 30 प्रश्न कराएंगे और इन 30 प्रश्नों में आप देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो हिंदी के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न, फर्स्ट नंबर का प्रश्न है कि एक अध्यापक यानी शिक्षक ने कक्षा 6 यानी क्लास 6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? यानी कि एक शिक्षक हैं जो बच्चों को फिल्म दिखा रहे हैं, जो क्लास 6 के स्टूडेंट हैं, और वह जो फिल्म है वो पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित है। तो पूछा गया है कि कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी, यानी मोटिवेटेड करेगी। पहला वाला ऑप्शन है, ऑप्शंस को भी काफी अच्छे ढंग से हम लोगों को पढ़ना है। पहला वाला ऑप्शन है श्रवण युक्तियां सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है सक्रिय रूप से देखना और सुनना, और तीसरा ऑप्शन है इस तरह की फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, और चौथा है मौखिक संकेतों द्वारा श्रवण युक्तियां पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा लिखना। तो आप लोग बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शंस भी पढ़ लिए होंगे। अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है पहला वाला, श्रवण युक्तियां सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगर आपका दोस्तों पहला प्रश्न सही हो गया तो आप अपनी कॉपी पे फर्स्ट टिक कर लीजिए, क्या हो जाएगा, सही है। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, और इस टाइप के प्रश्न दोस्तों सीटेट में इधर 2-3 वर्षों में काफी पूछे जा रहे हैं, जो अभिकथन और तर्क वाले क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इस तरह के प्रश्नों को काफी अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। जैसे आइए पढ़ते हैं सबसे पहले अभिकथन को। ये वाला हमारा है, अपनी प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं मीन्स वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। इसका तर्क है, रीजन है, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन बनेंगे। पहला ऑप्शन बनेगा आपका जैसे ए सही है परंतु आर गलत है। दूसरा वाला ऑप्शन बना है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी वाला ऑप्शन है, इसमें ए गलत है परंतु आर सही है। और आपका डी वाला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों आपको थोड़ा सा समय देना है, और समय नहीं देंगे, आप जल्दबाजी करेंगे तो आपका ये प्रश्न गलत हो सकता है। तो आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर देखा जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी सबसे बेस्ट है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, 2 प्रश्न हो चुके हैं, ये हमारा अगला प्रश्न है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है और सीटेट के कई एग्जामों में पूछा गया है। प्रश्न हमारा है कि एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है।
बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। प्रश्न काफी बड़ा है और दोस्तों इसको समझना पड़ेगा आपको। अगर एक बार पढ़ने में नहीं समझ में आया तो आप 2 टाइम्स इसको पढ़िए, 2 बार पढ़िए, ठीक है। जैसे हम ऑप्शंस को भी पढ़ते हैं। जब मैं कुछ करती हूं तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती है। सी वाला ऑप्शन है, सॉरी बी वाला, जब मैं सुनती हूं तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती है। जब मैं देखकर नकल करती हूं तो भाषा प्रयोग अधिक अच्छी तरह से याद कर लेती है। और डी वाला ऑप्शन है, मैं जब देखती हूं तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती है। ऐसे पढ़ने पे लग रहा है कि चारों ऑप्शन सही हैं, जैसे लग रहा है, लेकिन जब आप इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे तो दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन तो आपको मिल ही जाएगा। एक नहीं तो 2 आपको, देखिए सीटेट के प्रश्नों में क्या होता है कि 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन आप पहले ही हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। 2 ऑप्शन में दिक्कत होती है, उनमें से कौन सही होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, 94 नंबर का है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर कौन सही होगा। शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। पहला है, यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। देखिए, यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। पहला वाला ऑप्शन है संदर्भ सामग्री की मदद लेना। दूसरा है अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना। तीसरा वाला ऑप्शन है मस्तिष्क की भ्रमित स्थिति। और चौथा वाला है विन्यास पर ध्यान देना। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर कोई चीज, किसी चीज का अर्थ समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे दिया गया मैं देखने का प्रयास करती हूँ। अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है पहला वाला, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। आप बताइएगा दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका सही हुआ कि नहीं हुआ। अगले चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 95 नंबर का प्रश्न है, 95। नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। पहला वाला ऑप्शन है पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण करने की योग्यता। बी वाला ऑप्शन है शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। सी वाला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना। और डी वाला ऑप्शन है शिक्षार्थी की भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। हमारे साथ दोस्तों प्रश्नों को भी पढ़िए और ऑप्शंस को भी आप पढ़िए और हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास करिए और सोच लिया करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग इसको सोच लिए होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा 95 का। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा ऑप्शन है डी वाला, शिक्षार्थी की भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 96 नंबर का है कि निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं। भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है, या विद्यार्थियों को पढ़ाई गई भाषा, या बहुसंवेदी अधिगम अनुभव, और या दैनिक वार्तालाप की भाषा। निपुणता का मतलब हो जहां तक बच्चा किसी चीज को सीख गया है या जहां तक पहुंच गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ए वाला ही है, भाषा का वह स्तर जहां तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 97 का है कि एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पे अध्यापक का मंतव्य है। पहला वाला ऑप्शन है टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। बी वाला ऑप्शन है सहपाठी पृष्ठपोषण। सी वाला ऑप्शन है पाठ्य वस्तु की समीक्षा लिखना। और डी वाला ऑप्शन है उनकी स्मृति का परीक्षण करना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ए वाला, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 98 नंबर का प्रश्न, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, तो इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी कि कोई लैंग्वेज की क्लास है, या हिंदी पढ़ाई जा रही हो, इंग्लिश या संस्कृत या कोई भी लैंग्वेज पढ़ाई जा रही हो, तो उस क्लासरूम में एक विद्यार्थी जो अवरोध पैदा कर रहा है, तो इस तरह के विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए।
पहला वाला ऑप्शन हमारा है बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। बी वाला ऑप्शन है उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए। सी वाला ऑप्शन है समाधान खोजने के लिए अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए। और डी वाला ऑप्शन है विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सीटेड में नेगेटिव ऑप्शंस को आपको हटा देना है। यहाँ अभिभावकों पर निर्भर रहना चाहिए तो होगा ही नहीं। विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। बी वाला नहीं है। सबसे अगर बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो ए वाला है, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न है कि विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? 99 नंबर का प्रश्न है। पठन कौशल, वाचन कौशल या लेखन कौशल या श्रवण कौशल, कौन सा स्किल जो है प्रतिबिंबित होता है? तो आप लोग इसका आंसर सिलेक्ट कर लिए होंगे, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, लेखन कौशल। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अविकथन दिया हुआ है पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। इसका जो तर्क दिया गया है समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उप कौशल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। बी वाला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। सी वाला है ए गलत है परंतु आर सही है। डी है ए सही है परंतु आर गलत है। आप लोग इसका आंसर सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा सही होगा। अगर देखा जाए तो आपका ए वाला सही है, लेकिन ये जो तर्क है इसका ये गलत है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न है कि भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। अगर आप भाषाई कौशल सीखना चाह रहे हैं तो सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा द्रव्यों की मदद से, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, सी वाला है समावेशित युक्तियों के माध्यम से और डी वाला है केवल लिखित परीक्षा और प्रदत्त कार्यों से। तो केवल वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, नेगेटिव ऑप्शन है। तो देखा जाए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है समावेशित युक्तियों के माध्यम से, समावेशित युक्तियों के माध्यम से। अगला प्रश्न है 102 नंबर का, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं? इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? ऑप्शंस इसके दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। पहला वाला ऑप्शन है एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। बी वाला ऑप्शन है पाठ्यवस्तु में आई क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा बल लगाओ। सी वाला है वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो। डी वाला है कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। आप लोग इसका आंसर सेलेक्ट कर लिए कौन सा सही होगा। शायद आप लोग सिलेक्ट कर लिए होंगे, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। आज आपको देखना है कि 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हो रहे हैं। काफी अच्छे प्रश्न हम लेकर के आए हैं आज की क्लास में। 103 नंबर का प्रश्न है कि क्लास 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पाठ्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नित कर रही है? गहन इंटेंसिव पठन, साझा पठन या विस्तृत एक्सटेंसिव पठन या निर्देशित पठन? आप लोग बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो देखा जाए तो एक्सटेंसिव पठन यानी विस्तृत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगली प्रश्न पे चलते हैं। 104 नंबर का प्रश्न है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। इनमें से कौन सा प्रासंगिक नहीं है? पहला है
पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता, बी वाला ऑप्शन है बच्चों की अधिगम आवश्यकता और उन्हें आने वाली भाषाएं, सी वाला है विद्यार्थियों का स्तर और डी वाला ऑप्शन है सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका डी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, बढ़िया है, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री का प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? पहला है सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास। दूसरा वाला ऑप्शन है कि उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति, और तीसरा है अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट, और डी है चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। तो सी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट। तो ये दोस्तों हिंदी के 30 प्रश्नों में आपके 15 जो प्रश्न होंगे वो आपके पेडोलॉजी शिक्षण से पूछे जाएंगे, बाकी 15 प्रश्न आपके पैराग्राफ से पूछे जाएंगे, पैसेज से। तो ये आपके 15 प्रश्न थे और इसमें आप चेक करिए कि आपके 15 प्रश्न में आपके कितने सही हुए। अब हम लोग चलते हैं पैराग्राफ पे, पैसेज पे। जैसा कि यहाँ पे ये पैसेज दिया हुआ है, इस पे जो प्रश्न पूछे गए हैं वो 106 से लेकर 111 तक है। यहाँ पे दिया निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे सही, सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो पहले आपको इस कविता को पढ़ना है और इसके भाव को, सेंस को समझना है। कहा गया है कि जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते हैं वे तो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर। जल आगे बढ़, तूफानों से न डर। जल कश्ती उठा, सागर में उतर। है रात अंधेरी, फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। तो काफी अच्छी कविता है और इस पे आधारित प्रश्न है। जैसा कि यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है, 106 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि कविता के अनुसार अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना, अनुकूल परिस्थितियां होना, या स्वप्न देख पाना, या धन संपदा का होना। वैसे दोस्तों कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसको कर ले जाएंगे। पूछा गया है कि कविता के अनुसार अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? स्वप्न देख पाना? नहीं। धन संपदा का होना? ये भी नहीं। अनुकूल परिस्थितियां होना? ये भी नहीं होगा। अगर सबसे अच्छा ऑप्शन है तो ये वाला निष्ठा एवं इच्छा शक्ति का होना। इसी तरीके से 107 नंबर का प्रश्न है, कविता पे ही आधारित है। जीवन में सुख दुख, आशा निराशा की स्थिति मानव को हरा देती है, सदैव नहीं रहती है। मानव को सशक्त बनाती है, सदैव बनी रहती है। यानी कि अगर हमारे जीवन में सुख दुख, आशा निराशा आता है तो ये क्या होगा कि मानव को हरा देती, या सदैव नहीं रहती, या मानव को सशक्त बनाती, या सदैव बनी रहती है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर देखा जाए तो सदैव बनी रहती है। यानी कि सभी लोगों के जीवन में सुख दुख, आशा निराशा की स्थिति सदैव क्या रहती है? बनी रहती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 108 नंबर का प्रश्न है। ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। शहर का अर्थ है, शहर का। देखिए उस कविता में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे है जैसे रात, शाम, निराशा, ये तीनों नहीं होगा। शहर का अर्थ होता है सुबह। 108 नंबर का दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही होगा। 109 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य को मनोबल को बढ़ाती है? कौन सी ऐसी पंक्ति है कविता में जो मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है? गर लक्ष्य जो साधा है तूने, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। कौन सा ऑप्शन इसमें से ऐसा है जो आपका मनुष्य के मनोबल को बढ़ाता है? डी वाला ऑप्शन देखिए है, चल कश्ती उठा, सागर में उतर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये 110 नंबर का प्रश्न है। कविता के मुख्य
स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है? जो साधा है तूने सागर में उतर, एक दिन आएगी है रात अंधेरी। कौन सा ऑप्शन इसमें से जो है मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उपयुक्त है? मुख्य स्वर की बात की गई है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन बी वाला है, सागर में उतर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये भी देखा जाए दोस्तों तो आपका एक पैसेज ही है, 112 से लेकर के 120 तक जो है इस पे आधारित प्रश्न है। 2 पैसेज आपको पूछे जाएंगे। 15 नंबर का आपका पैराग्राफ पैसेज से होगा, बाकी 15 नंबर आपका शिक्षण से रहेगा। इसी तरह से आपका इंग्लिश में भी है, संस्कृत में भी है, जितने भी लैंग्वेज वाले विषय आएंगी। तो ये हमारा गद्यांश है, इसको पढ़ना है और इस पे आधारित नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए ये पढ़ते हैं। कहते हैं कि मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी, वह भक्ति मार्ग था। ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को पढ़ते चलना और समझते भी हम लोगों को चलना है। मानव इतिहास में इस दौर के लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। इस दौर के लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति की उनके लिए एकमात्र मार्ग है। आगे चलते हैं। एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है। यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग और मजबूत मार्ग को और मजबूत करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पैसेज अगर आए तो सबसे पहले आप प्रश्न भी पढ़ सकते हैं और प्रश्न पढ़िए और उसके ऑप्शंस को भी देखिए, तब जाइए आप पैराग्राफ पे। तो ऐसा भी हो सकता है, या तो आप अगर पैसेज छोटा है तो पहले पैसेज को पढ़ लीजिए, अगर पैसेज बड़ा है तो पैसेज को बाद में भी पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं, इस पे आधारित प्रश्न है। अब यहाँ पे प्रश्न हमारा है 112 नंबर का कि इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य की रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? तो जो ये आपका रेखांकित है, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे, इस वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है? पहला वाला ऑप्शन है बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोगों की, बी वाला ऑप्शन है मानव इतिहास में नाम दर्ज करवाने लोगों की, या सी वाला है 9-10 हजार वर्ष पहले पूर्व के लोगों की। तो जैसा देखिए कि ऊपर स्पष्ट तौर पे लिखा था कि 9-10 हजार वर्ष पहले पूर्व के लोगों की, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 113 नंबर का भक्ति योग का महत्व है। पहला है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, बी वाला ऑप्शन है ज्ञान योग की प्राप्ति में, सी वाला है सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, और डी वाला है कर्म योग की प्रगति में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वहां पे स्पष्ट तौर पे ये भी लिखा हुआ था कि भक्ति योग का जो महत्व है वो वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 114 नंबर का प्रश्न है खालिस्तान एवं खालिस्तान योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। पहला वाला ऑप्शन है भक्ति योग या ज्ञान योग, कर्म योग या भक्ति योग, सी वाला है ज्ञान योग एवं राजयोग, और डी वाला है कर्म योग या ज्ञान योग। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म योग एवं ज्ञान योग। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊपर खुद ही लिखा है कर्म योग तथा ज्ञान योग। यहाँ पे देखिए कर्म योग और ज्ञान योग। यहाँ पे जब इसको आप पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन कौन इनमें से सही होगा, क्योंकि पैसेज पे आधारित प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। अब 115 नंबर का प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में का महत्व सर्वाधिक है। किसका सर्वाधिक महत्व है मानव जीवन में? कर्म योग का, ज्ञान योग का, या आध्यात्मिकता का, या बौद्धिक दृष्टिकोण का? तो मानव जीवन में सबसे ज्यादा महत्व जो है आध्यात्मिकता का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न में चलते हैं। मानव जीवन के लिए एक मात्र मार्ग है, भक्ति का, ज्ञान का, राज का, कर्म का। कौन सा एक मात्र मार्ग है? तो भक्ति का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। सब पैसेज पे ही आधारित है, उसको आप पढ़ेंगे और देखेंगे तो दोस्तों आपको
ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपको आसानी हो जाएगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 117 नंबर का, मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था? मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था? ज्ञान मार्ग को, भक्ति मार्ग को, कर्म मार्ग को, या मानसिक विकास की? तो 117 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला, भक्ति मार्ग की जो है इसकी आवश्यकता को मनुष्य के पूर्वजों ने नहीं समझा था। ये अंतिम प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न है 118 नंबर का, विशेषण विशेष से क्या उदाहरण है? सबसे बुद्धिमान, उज्जवल पक्ष, मानव इतिहास, या अधिक तेजी? तो कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। उज्जवल पक्ष। उज्जवल आपका विशेषण है और पक्ष आपका विशेष्य है। और सापेक्ष का विलोम पूछा गया है, क्या होगा सापेक्ष का? निरपेक्ष, या असापेक्ष, या निरपेक्ष, या अनापेक्ष? तो सापेक्ष का जो विलोम होगा वो हो जाएगा निरपेक्ष। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें अभी 29 ही प्रश्न हम यहाँ पे आपको करा पाए। तो इन 29 प्रश्नों में आपके आज की क्लास में आपके कितने सही हुए दोस्तों, आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।